हेलो स्टूडेंट्स, सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडीज आर ऑल्सो गोइंग वेल. So we were in the last class van der Waal gas equation. In the van der Waal gas equation we had discussed about van der Waal constants A and B. So in the van der Waal constant we had discussed A and B. What is the significance of B? B defined for molecular size. B जो होता है वो क्या डिफाइन करता है? मॉलिकुलर साइज को डिफाइन करता है, जहाँ पर हमने ये देखा था कि जितनी ज़्यादा मॉलिकुलर साइज होगी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ B हो जाएगा. ठीक है. और दूसरी चीज़ हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा मॉलिकुलर साइज है वो आइडियल गैस में क्या होता है? नेग्लिजिबल. जो रियल गैस में होता है उसमें ही हम क्या करते हैं? उसको अकाउंट में लेते हैं. ठीक है. और एक चीज़ और देखा था हम लोगों ने, बी की वैल्यू को देखा था कि जो नॉर्मली बी की वैल्यू है, van der Waal कांस्टेंट की वैल्यू है, वो अपने को प्रॉब्लम में गिवन होती है. लेकिन अगर प्रॉब्लम में गिवन नहीं है तो आफ्टर नोइंग द रेडियस ऑफ द गैस वी कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, जिसका फॉर्मूला क्या था? 4 इंटू Na इंटू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, वो हम लोगों ने बात किया था. लेटर ऑन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ए के बारे में. ए क्या डिफाइन करता है? van der Waal कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन. तो प्रेशर करेक्शन की बात कर लिया था. वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम जो करेक्शन था उसमें क्या था बेटा कि जो आइडियल गैस का वॉल्यूम था वो इक्वल टू क्या हो गया था? V माइनस एन इंटू बी. यानी कि आइडियल गैस में अगर मैं n टाइम्स b को माइनस कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या मिल जाएगा? रियल गैस का वॉल्यूम. वो तो अपने को समझ में भी आता है कि कोई भी गैस अगर कंटेनर में मौजूद है तो अगर हम उस गैस की वॉल्यूम को माइनस नहीं करेंगे कंटेनर के वॉल्यूम को, तब तक हम उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को आइडिया नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि वो जो गैस है वो थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम क्या कर रहा होगा? कंटेनर में ऑक्यूपाई कर रहा होगा. तो देयरफॉर व्हेनेवर वी subtract that volume of gas with the volume of container, we will get the whole exact volume of the container. That is obvious for real gases. But whenever we do pressure correction, तो जैसे ही हम प्रेशर करेक्शन की बात करते हैं तो प्रेशर करेक्शन में हम लोगों ने बेटा देखा था कि प्रेशर में हमने ऐड किया था किसको? AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर को ऐड किया था. तो वो जो स्मॉल a था वो क्या था? van der Waal कांस्टेंट था, जो किसके बारे में अपने को डेफिनेशन देता है? वो बेसिकली वो सिग्निफाई करता है मॉलिकुलर साइज के बारे में नहीं, मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा स्मॉल a की वैल्यू होगी. ठीक है. तो हमने बात किया था यूनिट क्या थी स्मॉल a की? ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. और van der Waal कांस्टेंट b की यूनिट क्या थी? लीटर पर मोल. ठीक है, पूछा जाता है ये सारे छोटे छोटे चीज़ें. तो आज हम बात करेंगे उनके सिग्निफिकेंस की. और उसके बाद बेटा हमारे पास टाइम ऑब्वियसली बात है बचेगा ही बचेगा, तो हम आगे उसके बात कर लेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन दी van der Waal गैस इक्वेशन. तो चलो शुरू करते हैं. तो पुट द वेरी फर्स्ट हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ ए. सिग्निफिकेंस of A. In Vg. What is Vg? van der Waal गैस इक्वेशन. ठीक है. तो पहला जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? वो है हायर इज द वैल्यू ऑफ ए, है ना. तो आप मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? कौन से गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं? रियल गैस मॉलिक्यूल की. अगर रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू ज़्यादा है. और अगर स्मॉल a की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? वो गैस आसानी से क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे. आसानी से क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे. तो यही बात है कि आप पढ़ते हो आगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. गैस को हम जब लिक्विफाई करते हैं तो उसमें हमें पता है कि गैस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स. तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में बढ़ता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा वो गैस नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. तो यही बोलेंगे हायर इज़ द वैल्यू ऑफ ए. क्या बोलेंगे? हायर इज़ द value of small a, more easier will be liquefaction of gas.
ठीक है, उस गैस मॉलिक्यूल को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, उनको लिक्विड बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरी बात, आइडियल गैस में बताओ, आइडियल गैस में क्या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में? नहीं होता है। इस वजह से, क्योंकि आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए आइडियल गैस का जो स्मॉल ए है वो क्या होता है, जीरो। क्योंकि ए क्या होता है बेटा, ए एक वंडरवॉल कांस्टेंट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या देता है, अपने को जानकारी देता है। क्योंकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल, इसलिए वहाँ पर ए का भी कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखेंगे आप, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, फॉर आइडियल गैस वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वैल्यू ऑफ स्मॉल ए इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू हैविंग नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ठीक है। इस वजह से इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो एक बात और आपको पता चल गई आज कि आइडियल गैस में स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब थर्ड हमारी जो है, देखो एक टर्म आता है लिक्विफिकेशन प्रेशर, क्या आता है, लिक्विफिकेशन प्रेशर। तो अब ये लिक्विफाई क्या होंगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर आइडियल गैस का ए ज़ीरो है ना, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, तो बताओ ये लिक्विफाई होंगे, कभी नहीं, आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगे। देयरफॉर एक बात और यहाँ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाई, आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकते, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट हमारा क्या है बेटा, लिक्विफिकेशन प्रेशर। कई बार आता है, यानी कि ये वो प्रेशर होता है जिसमें गैस क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए, दैट्स इट। तो इनको हम एलपी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज लिक्विफिकेशन प्रेशर, द प्रेशर on which gases will be liquefied. Simply, the pressure required to liquefy the gas is known as liquefaction pressure. ठीक है, तो लिखें the pressure required to liquefy the gas is known as लिक्विफिकेशन प्रेशर, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो लिक्विफिकेशन प्रेशर कम होगा कि ज़्यादा होगा? अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। जब बेटा मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास होंगे तो उनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, खूब ज़्यादा होगी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खूब ज़्यादा है तो क्या, अब मुझे बताओ, वहाँ पर प्रेशर आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि वो पहले से ही उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो तो पहले से ही लिक्विड बन रहे हैं, है ना। तो अब वहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विफिकेशन प्रेशर क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड, ठीक है, ऑन द गैस बाय विच इट कैन बी लिक्विफाई, ठीक है। यानी कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैसेज, गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन प्रेशर। तो अब अगर मान लीजिए ए की वैल्यू ज़्यादा है, ए की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होंगे, तब उनमें प्रेशर की जो है वैल्यू वो अपने को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने को तब ज़रूरत पड़ती ज़्यादा लगाने की प्रेशर जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते, जब ए की वैल्यू क्या होती, कम होती। तो जब भी ए की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो लिक्विफिकेशन प्रेशर कम अप्लाई करना होता है, ज़्यादा अप्लाई नहीं करना होता है, क्योंकि ए की वैल्यू पहले से ज़्यादा है, मॉलिक्यूल तो पहले से ही पास पास हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है, क्लियर। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर ए की वैल्यू बढ़ेगा तो लिक्विफिकेशन प्रेशर
कम हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखें। तो कभी भी आपसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का ऑर्डर पूछेगा तो बस एक ही वैल्यू को आप देख लेना, एक ही वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन रहते हैं। तो जहाँ पर एक ही वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं वहाँ पर लिक्विफिकेशन प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर ना? आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए हायर इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख लीजिए हायर इज द वैल्यू ऑफ is the value of A, ठीक है, lesser will be liquefaction pressure। ठीक है, तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ गई। क्या समझ आ गई बेटा? कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिक्विफिकेशन प्रेशर। ठीक है, तो कभी भी लिक्विफिकेशन प्रेशर का ऑर्डर पूछेगा तो हमें क्या देखना है, एक की वैल्यूज देखनी है। जहाँ पर एक की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर लिक्विफिकेशन प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ अगले कुछ सिग्निफिकेंस है। ठीक है, कॉपी करें जल्दी। ओके, डन, नोट कर लिया है। चलिए इसको अपन हटा देते हैं। तो ये देखो सिग्निफिकेंस ये कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस का, है ना। क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होता है एग्जाम्स में इन वंडरवॉल कांस्टेंट के ऊपर, क्योंकि देखो वंडरवॉल गैस इक्वेशन से क्वेश्चन आने के जो डायरेक्टली चांसेस हैं वो थोड़ा कम होते हैं, लेकिन हाँ इन कांस्टेंट के ऊपर से, है ना, इन डेविएशन के ऊपर काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल में देने की कोशिश करता हूँ, तो इस थियरी के बाद देता हूँ। तो नेक्स्ट थियरी लिखिए, कंपैरिजन ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, है ना। ठीक है, कंपैरिजन ऑन वैल्यू ऑफ स्मॉल ए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले आप सबको पता है ये ए क्या है ना, तो उसके लिए मुझे कोई ध्यान नहीं लगाना है। तो ए इज वंडरवॉल्स कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए is given in problem, ठीक है, but we can compare, अगर आपको वैल्यू प्रॉब्लम में नहीं दी है तो आपसे कंपेयर करा सकता है बेटा, अलग अलग गैसेस के एक की वैल्यू को कंपेयर करा सकता है। मान लीजिए आपको 4 गैसेस दे दिया उसने, 4 गैसेस दे दिया है और आपसे पूछे इन चारों गैसेस में एक की वैल्यू किस में ज़्यादा है किस में कम है, यानी कि आपसे पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा। जहाँ पर आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं तो यू कंपेयर करा सकता है। वी कैन कंपेयर वैल्यूज़ ऑफ ए फॉर डिफरेंट गैसेस। ठीक है, अलग अलग गैसेस के कंपेयर कर सकता है। उसके लिए कुछ रूल है अपने पास अलग अलग गैसेस कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है वो कुछ ये है, रूल 1, है ना। तो पहला रूल है, देखिए बेटा लिखे हैं आप सभी लोग कि पहला रूल क्या है। आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का 2 नेचर होता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर के लिए, है ना। तो पोलर के लिए जो ए की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, नॉन पोलर के लिए जो ए की वैल्यू है वो कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पोलर में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे कि वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर फॉर polar molecules
देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, देन नॉन पोलर, ठीक है, देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सही है। अब चलिए तो एक चीज़ आपको बता दूं, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल को देखते कैसे हैं। देखो, पोलर वो होता है जिनमें क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। बोलो क्या होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं आप सबको पता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते हैं बेटा, जहाँ पर एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वो सबको पता होगा, इनऑर्गेनिक में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो उनकी डिफरेंस, अगर उनमें डिफरेंस है, ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर होगा। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें HCl, है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 और क्लोरीन की होती है 3, तो डिफरेंस कितना हो गया 0.9, जीरो तो नहीं हुआ। तो कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा मॉलिक्यूल क्या है बेटा, यस पोलर है। ठीक है, HCl हो गया, CO2 हो गया, है ना, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट हम बात करें SO2 हो गया, SO3 हो गया, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल चीख चीख कर ये बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, पोलर हूँ। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स का जो एक ही वैल्यू है वो हमेशा ही क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन पोलर। तो पोलर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिफरेंस जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारा मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पोलर, नॉन पोलर हो जाते हैं। यानी कि इनमें क्या हो जाती है, सेम इलेक्ट्रो, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पर डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, नॉन ज़ीरो, और यहाँ पर डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कभी भी सेम मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उनमें हमेशा ही क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल की, मेरे पास है H2, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन है ना, इस वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होंगी तो हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। और बताओ O2, यस वेरी गुड, Cl2, इन सब का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है ना। और क्या है, F2 एक्सेट्रा, इन सब का, ये सभी के सभी बेटा होते हैं क्या, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा कि A जो वैल्यू है वो पोलर की क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, नॉन पोलर से। ठीक है, तो एक और चीज़ आपको पता चल गई कि जो वंडर वाल कांस्टेंट है वो पोलर का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बोलो कोई डाउट, ये रूल 1 है हमारा। ठीक है, तो कॉपी कर लें, फिर बात करते हैं अपन रूल 2 की। अच्छा सोचो, अगर अपने को सिर्फ और सिर्फ पोलर दे दे या फिर अपने को सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर दे दे, उसमें से अपने को बताना हो किसकी ए वैल्यू ज़्यादा है। अगर दोनों अलग अलग दे दे तब तो हम देख लेंगे कि पोलर नॉन पोलर, बट अगर मान लीजिए कि अपने को सारे गैसेस पोलर दिए हैं या फिर सारे गैसेस नॉन पोलर दिए हैं, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे हमारे ए की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है, या उसके ऑर्डर को कैसे हम अरेंज करेंगे। तो इसके लिए अपन बात करेंगे। उसके लिए बेटा हम देखते हैं क्या, मोलर मास देखते हैं। ठीक है, जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी उसका ए वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि साइज़ अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर दूँ, नोट कर लिया। चलिए ठीक है, तो देखो ये रूल 1 था। अब ज़रा अगर हम बात करें रूल 2 की, तो यहाँ पर रूल 2 लिख लें आप सभी। रूल 2 ये कहता है
रूल 2 ये कहता है कि बिटवीन गैसेस ऑफ द सेम नेचर, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, क्या बोलता है बेटा, बिटवीन गैसेस ऑफ द सेम नेचर, ठीक है, सेम नेचर, लार्जर इज द, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज more will be the value of A, ठीक है, जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी AP, ठीक है। मॉलिक्यूलर साइज मतलब क्या, मोलर मास, ठीक है। तो एज ए एग्जांपल अगर हम बात करें कि मुझे बताओ क्या बताओ, मुझे बताना है आपको ऑक्सीजन में नाइट्रोजन में किसकी ए वैल्यू ज़्यादा है, बस क्योंकि आपको पता है दोनों ही क्या है बेटा, दोनों ही नॉन पोलर हैं, ये बात आपको पता है, तो दोनों सेम नेचर के हैं। इसके बाद आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि किसकी ए की वैल्यू ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या देखना है, मोलर मास देखना है। क्या देखना है बेटा, मॉलिक्यूलर साइज देखना है। तो बताओ किसकी मॉलिक्यूलर साइज होती है, ऑक्सीजन की 32 होती है, नाइट्रोजन की क्या होती है 28। इसका मतलब जिसकी मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होगी उसका ए वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया है, ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। चलें, क्लियर। इसी तरह पोलर वाले में भी आप बात कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मोलर मास कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तीसरी बात, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, आप सबको पता है बेटा हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में दो टाइप की बॉन्डिंग होती है, पहला होता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उन दोनों में ज़्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको माना गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कभी भी मॉलिक्यूल्स में अगर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होकर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में समझदार हो, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बस ए की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो बस यहाँ अगला लिख लीजिए रूल कि इफ़ H बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, इन द कंपाउंड, तो यहाँ पर मैं रूल में यहीं पर नोट कर ले रहा हूँ, रूल नंबर 3, इफ़ H bond is present in compound, then, ठीक है, if H bond is present in compound, then what happened, then force of attraction between gas molecules increases, तो बताओ क्या होगा एज अ रिजल्ट, तो उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ ए विल बी मोर, ठीक है। तो H बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। कर लिया आपने। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन, NH3 H2O, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, NH3, एक मिनट, यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, ROR, ठीक है, वेट NH3 ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट ले लेता हूँ N2, क्वेश्चन फ्रेम कैसे, हाँ O2, N2 ROR, ठीक है। आपको बताना है बेटा ऑर्डर ऑफ
ए का ऑर्डर आपको बताना है। देखिए, पहला है अमोनिया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, ROR। ROR का मतलब क्या है? ईथर। ईथर जानते हो ना, ईथर। अब बताओ, तो देखो इनको कैसे देखेंगे। सबसे पहले अमोनिया है ना। अब देखो ध्यान से, अब आप क्या करोगे, है ना, आपको मैं बताऊं। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली देखोगे कि मोलर मास, बट आपको सबसे पहले क्या देखना है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बेटा, हाइड्रोजन तो होना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे चेक करते हैं आप? अगर आपके कंपाउंड में ये सब जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर आपका ऐसा कोई कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, या फिर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, या फिर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इन तीनों में कोई भी अगर हाइड्रोजन के साथ है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने वाला है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, यहाँ पर भी नहीं होगी। क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? कहाँ दिख रहा है? अब आप बोलोगे सर R का मतलब होता है ना अल्किल ग्रुप CH3। भाई वो CH3 नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन है, वो CH3 नहीं है, ठीक है। ये तो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है ना ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए किससे? हाइड्रोजन से। तो इस ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इन दोनों भी है। तो अब क्या देखने वाले हो? नाइट्रोजन। बताओ, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा है उसका ए वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा। तो इसमें ए वैल्यू क्या है? ज़्यादा। इन दोनों में कैसे चेक करोगे? हाँ, मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? नॉन पोलर हैं। ये बात तो ऊपर हो चुकी बेटा, दोनों ही क्या हैं आपस में? नॉन पोलर है, NP, नॉन पोलर। तो इनमें क्या है आपको पहले ही पता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ठीक है। फिर इसमें और इसमें कैसे चेक करोगे? नाइट्रोजन और ईथर में कैसे चेक करोगे? देखो, मॉलिक्यूलर मास चेक करोगे ना बेटा। ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी मॉलिक्यूलर मास इनसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो मॉलिक्यूलर मास जो है ना, तो O2 का भी क्या होगा? सबसे पहले आएगा ईथर, फिर आएगा O2, फिर आएगा N2, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा किसका है? ईथर का है ना। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो कुछ इस तरह ऑर्डर नज़र आएगा अपने को। यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सचेंज कर दिया मैंने। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर इसको A मान लें, B मान लें, C मान लें, D मान लेंगे, तो ऑर्डर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देख लीजिए आप। तो A सबसे ज़्यादा, फिर नंबर आता है किसका? D का, फिर नंबर आता है B का, फिर नंबर आता है किसका? C का। तो ये कुछ ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है। अमोनिया, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर ये, ठीक है। बोलो, कर लोगे? तो देखो, ये कुछ रूल्स हैं जहाँ पर आप ये डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी टेंशन ना ले, अभी मैं आपको क्वेश्चन सारे दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन से आप आइडिया लगा लेना, ठीक है, कि ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलो इनको कॉपी करो, फिर मैं मिलवाता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन से, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। ओके, तो देखो, एक चीज़ 4th 3rd तक अपन बात की, तो एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप नोट कर लें। आपको पता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम की साइज़ बहुत ही छोटी होती है, जिसके वजह से साइज़ बहुत छोटी होने की वजह से क्या होता है बेटा, कि इनकी जो ए वैल्यू है वो क्या हो जाती है? अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। इस वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ ए क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या मान लेते हैं हम? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही हम जेड की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने बात किया था हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कि ये हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन क्या करते हैं? शो करते हैं, है ना, फ्रॉम आइडियल गैस। इनके लिए स्पेशली ट्रीटमेंट था कि हाइड्रोजन और हीलियम विल ऑलवेज पॉजिटिवली डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस, एंड एक्सेप्ट H2 एंड हीलियम ऑल गैसेस कुड बी आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है।
पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है, बट हीलियम और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव डेविएट क्या करेगा, शो करेगा। इस वजह से इसका z हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर। तो चलो ये आप नोट कर लें कि ए वैल्यू हीलियम और हाइड्रोजन का हमेशा ही क्या है, 0 मानकर चलते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करें, फिर मैं मिलता हूँ आपसे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, जल्दी से ट्राई करें। हो गया डन। चलिए देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो देखो C2H6CH4 है ना, कुछ ऐसा है, C2H6CH4C4H10C3H8, यही है ना। अब आपको ध्यान रखना है ना, हाँ किसमें एक ही वैल्यू ज़्यादा है। देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर कितने हैं, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन की वैल्यूज को भी देखो, है ना। तो कैसे इसको करेंगे, C2H6 कैसे करेंगे आप इसको, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पे सिंपली आपको दिख रहा है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, है ना। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, तो जिसका साइज़ ज़्यादा होगा उसका ए वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका तो मुझे सिंपली दिखाई दे रहा है बेटा कि ज़ेनॉन का ए वैल्यू ज़्यादा है, क्रिप्टॉन, ऑर्गन और फिर क्या है, नियॉन। ठीक है, इसमें आते हैं, ये है CH4 मीथेन, ये है CO2। तो CO2 क्या होता है बेटा, पोलर नेचर का होता है, अभी बताया था ना। और ये CH4 होता है वो नॉन पोलर का होता है। कैसा होता है ये, नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर ना। ठीक है, अब ये नॉन पोलर, ये पोलर है, तो अब इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है क्या, CO2 ज़्यादा है। ठीक है, इनमें आ जाते हैं, CH4 नॉन पोलर है, और इस NH3 में क्या प्रेजेंट है बेटा, H बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, H बॉन्ड प्रेजेंट है, बताओ। ठीक है, H बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से क्या है, NH3 क्या हो जाएगा, ज़्यादा। चलिए फर्स्ट वाला कैसे होगा, ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है, ये मीथेन है और ये इथेन है। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता है ना, ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, मॉलिक्यूलर साइज भी हमारी बढ़ती चली जाती है। क्लियर ना। तो जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज हमारी बढ़ती चली जाती है। अगर हम बात करें नेचर की, तो सभी के सभी बेटा क्या हैं, नॉन पोलर है, हमारे सभी के सभी नॉन पोलर हैं। ठीक है, कैसे नॉन पोलर अपन बात करेंगे, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इनका 0 हो जाता है, तो जिसका डाइपोल मोमेंट 0, चलिए उसको छोड़िए, आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हम लोग फिर। ठीक है, तो ये सभी के सभी हमारे कैसे हैं, नॉन पोलर स्पेसीज हैं। तो इनमें अपन कैसे देखें, इनमें साइज़ देख लेते हैं। साइज़ ज़्यादा किसका है, देखो इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन भी क्या है 10 है, इसलिए इसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आ जाता है, इसका नंबर आ जाता है, फिर इसके बाद ये, यानी कि ये। ठीक है, कर लोगे अभी। सबसे ज़्यादा C4H10, फिर किसका नंबर है C3H8, फिर किसका नंबर है ये, फिर ये सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे कम वैल्यू किसका रहेगा, CH4 का रहेगा। ठीक है, कर लोगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में, आप इसको कर लेना। एक और मैं बात कर लेता हूँ, 5th। ठीक है, 5th में क्या है बेटा, एक और इम्पॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ, ये बताओ क्या है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अभी H3 वगैरह आप कर लेना, H लगा लेना सभी लोग। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन, इसको क्या बोलोगे, N पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एक और मान लीजिए ये मॉलिक्यूल क्या है, A है, दिस इज A मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अभी भी सेम है ना। ये क्या है, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। और एक और मैं बनाता हूं, दिस इज B, और ये C मैं इधर बना देता हूं बेटा। देखो दिस इज व्हाट, दिस इज नियोपेंटेन। ये सभी लोगों ने देख लिया होगा अभी, नियोपेंटेन। आपको बताना है आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन में किसका ए वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो देखो इनमें मॉलिक्यूलर साइज तो क्या होगी, सेम है, तो सभी एक ही आइसोमर्स हैं आपस में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो अब इनमें अगर हम देखना चाहें ए वैल्यू, तो कैसे देखेंगे,
साइज तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब कंपेयर क्या करेंगे, ब्रांचिंग। आप लोगों को पता है ना, जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है उसमें साइज क्या हो जाती है, कम। बात किया था, तो बताओ ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा है, सी वाले में क्या है, ज़्यादा है ब्रांचिंग, इसलिए सी वाले की साइज़ क्या होगी, कम। तो सबसे कम साइज़ किसकी होगी बेटा, सी की, फिर बी की, फिर ए की। तो कुछ ऑर्डर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, कवर कर सकते हैं। क्लियर ना। तो आप इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके तो अब सभी लोग क्या कर सकते हो, वंडर वॉल गैस इक्वेशन लिख सकते हो। तो अगर हम बात करें वंडर वॉल, जिनको हम रियल गैस इक्वेशन भी बोला करते हैं, वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन, वो कैसे लिखोगे आप, सिंपल सा, P प्रेशर में करेक्शन किया था, क्या लिखा था, P प्लस AN स्क्वायर, यही था, हाँ, अपॉन V स्क्वायर, ये था, ये प्रेशर में करेक्शन था, ठीक है। और वॉल्यूम में क्या किया था, V माइनस NB, ये वॉल्यूम में करेक्शन था, इक्वल्स टू क्या था, nRT, ये क्या था, फॉर 1 मोल, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। गैस, ठीक है, दिख रहा है। तो ये रहा हमारा वंडर वॉल गैस इक्वेशन। अब इसके 1 मोल के लिए निकालना है तो n की जगह 1 पुट कर दो, डेट्स ऑल, उसमें कुछ नहीं करना है प्रॉब्लम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट VGE मतलब वंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 5 मोल्स ऑफ गैस, है ना, एज्यूमिंग गैस इज रियल। क्या ये लिखने की ज़रूरत थी, एज्यूमिंग गैस इज रियल? नहीं लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मैंने वंडर वॉल गैस इक्वेशन लिखने को बोल दिया, इसका मतलब क्लियर है वो गैस कैसा है, रियल नेचर का है। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड हियर टू राइट गैस इज रियल, एज्यूम, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया है, बट नहीं भी लिखा होगा तो भी आप समझ जाना, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे लिखोगे, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर n की वैल्यू कितना है बेटा, 5, क्योंकि मोल कितना है 5, तो बस रखो यहाँ पर P प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25A अपॉन कितना, V स्क्वायर, V माइनस 5B इक्वल टू nRT, दैट इज 5RT। हो गया, खत्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट VG for 6 moles of H2 gas. Write VG for 6 moles of H2 gas. चले आप इसको सॉल्व करें सभी लोग। कर लिया? चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, आप सभी लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। n की वैल्यू कितनी है, 6, क्लियर। n की वैल्यू 6 है तो सिंपली p प्लस 36a अपॉन v स्क्वायर, है ना, और v माइनस 6b इक्वल्स टू 6RT। क्या सभी लोगों ने ये किया है? सिंपल, n की जगह क्या पुट कर दो, 6 पुट कर दो, बाकी और तो सब कुछ आसान है, ठीक है। तो अगर आपने ये किया होगा तो आपका आंसर बेटा क्या होगा, गलत है। इसीलिए जो है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें क्या है, चीज़ें याद रखनी पड़ती है। क्योंकि मैं पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड ये टॉपिक है रियल गैसेस का, है ना। यहाँ पर न्यूमेरिकल थोड़ी कम है, कंसेप्चुअल क्या है, चीज़ें ज़्यादा है ना। आप ध्यान से नहीं देखे बेटा शायद, ये क्या है, H2 गैस है। आपको मैंने अभी बताया है
H2 गैस के लिए A की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 0 होगी। तो फॉर H2 गैस A की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फॉर H2 गैस A की वैल्यू क्या है, 0। तो आप यहाँ A की वैल्यू 0 पुट करें, तो जैसे ही आप A की वैल्यू 0 पुट करेंगे ये होल थिंग्स बिकम 0। तो P इंटू V माइनस 6B इक्वल टू 6RT, दिस इज द करेक्ट। अब आपको ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर सकता है वो। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो PV इक्वल टू, बताओ, PV इक्वल टू माइनस 6PV माइनस 6PB इक्वल टू 6RT। ऐसा भी हो सकता है, ये चीज़ें आपको ऐसे पूछ सकता है क्या, ऐसा PB इक्वल टू कितना है, 6RT, और ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाए प्लस 6PB, है ना, ठीक है। फिर फर्दर आप यहाँ से यहाँ लेकर जाओ, है ना। PB इक्वल टू, देखो बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। PB इक्वल टू कितना है, 6 क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, मैं 6 को कॉमन ले लूँ। PB इक्वल टू 6 PB प्लस RT, ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा भी ऑप्शन आपको आ सकता है, बट जो भी होगा, ठीक है, वो तो देखने पर ही पता चलेगा ऑप्शन। लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, आपको ये ध्यान रखना है, H2 गैस दिया है तो A की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप यहाँ पर A की वैल्यू 0 पुट नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ों आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है, क्लियर। चलो कॉपी कर लो, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है, और भी क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करें, फिर अपन बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं, राइट Vg फॉर, यानी कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर 2 मोल्स ऑफ रियल गैस having negligible molecular size, ठीक है। चलें इस क्वेश्चन को, मैं चाहता हूं बेटा आप सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। कर लिया, चलिए मैं बताता हूँ। देखो आसान है, n की वैल्यू कितनी है, 2, बस फार्मूला लगा दो, P प्लस 4A अपॉन कितना, V स्क्वायर, AN स्क्वायर होता था, V माइनस 2B इक्वल टू कितना है, 2RT, यही था। फिर से गलती हो गई बेटा, अगर आपने ये किया है फिर से गलत हो गए आप। क्यों? क्योंकि आपने शायद इस लाइन में ध्यान नहीं दिया है, नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर साइज। इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर साइज क्या है, नेग्लिजिबल है। तो जैसे ही आपको ये दिया है नेग्लिजिबल, तो आपको समझ जाना चाहिए नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर साइज जैसे ही आपको दिया है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेटा B की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि जब भी B जो है वो किसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, B डिसाइडिंग फैक्टर है मॉलिक्यूलर साइज का। इसके पहले A की वैल्यू 0 हो गई थी, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो गया, 0, क्योंकि A जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में आइडिया देता है, और B क्या है, मॉलिक्यूलर साइज के बारे में क्या देता है, आइडिया। ठीक है, क्लियर ना। तो B जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर साइज है। ठीक है, तो जैसे ही B 0 हो गया तो बस अब आप इक्वेशन लिखिए अपना, P प्लस 4A अपॉन V स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये B 0 हो गया है तो ये पूरा का पूरा V ऐसे ही रख दिया हमने। यहाँ पर क्या है, 2RT। अब इसको और भी सॉल्व करो, ऑप्शन को देखो। ठीक है, ऑप्शन को देखो तो फिर ये और आसानी सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो V से, क्या हो जाएगा 4A/V। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 2RT। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, इसको उधर ले जाओ,
है ना, बोलो कर लोगे? ठीक है, आसान है। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ले जाना है आप, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, P इक्वल टू 2RT माइनस 4A/V, है ना। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो PV इक्वल टू कितना है 2, कॉमन ले लिया आपने बाहर, अंदर क्या बचा RT माइनस 2A/V, है ना। तो कुछ ऐसा आपको नज़र आया इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बट ध्यान रखें कि B कब जीरो होगा, कब A जीरो होगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा तो A जीरो हो जाएगा, जब मॉलिक्यूलर साइज क्या होगी नेग्लिजिबल होगी तो B जीरो हो जाएगा। फॉलो कर लोगे? चले आगे, चलिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, आपने जो Z की वैल्यू पढ़ा है ना, रियल गैसेस में Z आइडियल गैसेस से कैसे डेविएट होता है, वो Z डिसाइडिंग फैक्टर ना क्या था, Z क्या था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इट गिव्स आइडिया अबाउट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, है ना, कि रियल गैस को हम कैसे डेविएट कर रहे हैं, या फिर पॉजिटिवली कर रहे हैं या फिर नेगेटिवली डेविएट कर रहा है वो फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन से, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है, तो अब उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। जो भी आइडियल गैस आया है वो वंडर वॉल से ही आया है, क्लियर ना। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही आया है, क्लियर ना। इस चीज़ को हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं, है ना। देखो कैसे, क्लियर ना। एक एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, हेडिंग डालना, ठीक है, हेडिंग डालना आप, एक्सप्लेनेशन ऑफ Z फ्रॉम, एक्सप्लेनेशन ऑफ Z फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम VGE, मतलब वंडरवॉल गैस इक्वेशन, कि हम Z को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन से। ठीक है, क्लियर ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, वंडरवॉल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, क्या बता सकते हो क्या होगा, P प्लस A/V, है ना, यही रहेगा V स्क्वायर, क्योंकि N स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1 होगा, है ना। V माइनस B इक्वल टू कितना RT। ठीक है, यही आएगा वंडरवॉल इक्वेशन। अब ध्यान दें जरा, एक कंडीशन होती है, आपने पढ़ा होगा पहले, STP कंडीशन, है ना। ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। जो STP कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हाँ वो तो ठीक है, ये वैलिडेट कब होती है, जब प्रेशर क्या होती है 1 atm, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन। लेकिन आप ज़रा ध्यान रखें इस बात को कि 273 इज़ नॉट मैक्सिमम टेम्परेचर। 273 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है बेटा। रूम टेम्परेचर में तो हम सर्वाइव कर लेते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी हम सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं हुआ। आपको अगर बात करें प्रेशर और टेम्परेचर में, ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो चाहे रियल गैस पॉजिटिवली डेविएट करे, चाहे रियल गैस नेगेटिवली डेविएट करे आइडियल गैस से, वो आइडियल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि आइडियल की तरफ टेंड करना शुरू कर देता है। यानी कि एक नॉन आइडियल गैस को अगर मुझे आइडियल बनाना है, हमारा जो नॉन आइडियल गैस मतलब हमारा जो रियल गैस है, चाहे वो नेगेटिवली डेविएट कर रहा हो, चाहे वो पॉजिटिवली डेविएट कर रहा हो, लेकिन अगर हमें उसे आइडियल के करीब लेकर जाना है, तो प्रेशर और टेम्परेचर में हम टेम्परेचर को बढ़ाना ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे ही क्या है, ठीक है, वैसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वैसे मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूर होने शुरू हो जाते हैं, वीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप उसको बढ़ाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लूज, मॉलिक्यूल
भागना शुरू कर देंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना वीक हो जाएगा कि वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो अभी बताओ एसटीपी कंडीशन में हमारा जो गैस है वो आइडियल है या नहीं है? नहीं है। कहाँ है आइडियल? देखो बेटा, आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस तब होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता, नेग्लिजिबल होता। लेकिन अभी हमारा कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, एक सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि टेम्परेचर कम है तो इस टेम्परेचर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखना, एसटीपी कंडीशन में भी हमारा जो गैस है वो नॉन आइडियल है, यानी कि वो रियल गैस है। इसीलिए मैं बोला करता हूं कि रियल हर जगह की गैस कौन सा है? रियल गैस। रियल गैस हर जगह है। आइडियल गैस तो बेटा क्या है? कम प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ठीक है, आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर ना? यानी कि एक रियल गैस को अगर आपको आइडियल बनाना है तो आपको प्रेशर कम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर खूब ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एसटीपी कंडीशन पर भी हमारा जो गैस होता है वो रियल गैस नेचर का होता है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगर मान लें प्रेशर को हम ज़ीरो कर दें, है ना, यहाँ पर देखें एक सिनेरियो, अगर हम प्रेशर को लगभग ज़ीरो कर दें, ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कर दें, 298 कर दें, है ना, रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, तो अब बताओ जो गैस है हमारा वो आइडियल रहेगा कि नॉन आइडियल रहेगा? प्रेशर को ज़ीरो कर दिया, लगभग प्रेशर कम कर दिया है, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया है, क्या हमारा अब गैस आइडियल है कि नॉन आइडियल है? ठीक है, अब बेटा हमारा जो गैस है वो आइडियल बन गया है। कैसे? आपने प्रेशर को कम कर दिया है ना, प्रेशर कम हो गया है, प्रेशर बढ़ा नहीं है, प्रेशर उल्टा कम हो गया, यानी कि आपने गैस को वो मौका दे दिया है कि अब वो दूर दूर हो सकते हैं। ठीक, और उल्टा आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया है पहले से, और जब टेम्परेचर बढ़ा रहा है और प्रेशर खूब लो हो रहा है, इसका मतलब हमारे गैस के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, थोड़ा सा लूज हो गया है, जिसकी वजह से अब जो गैस है वो टेंड करना शुरू कर दिए हैं क्या, टुवर्ड्स आइडियल गैस। यानी कि अब क्या हो गया, हमारा Z 1 के बराबर हो चुका है, जो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर Z क्या था, नॉट इक्वल टू 1 था। ठीक है, यहाँ पर Z 1 हो गया है और हमारा जो गैस है वो कैसा है, आइडियल गैस हो चुका है। ठीक है, यानी कि एक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं किसी भी गैस का Z कैलकुलेट करने के लिए, और हम उसी से आइडिया लगाते हैं हमारा जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है कि वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए इन पर बात कर लेते हैं हम कुछ केसेस पर, है ना। देखो पहला केस हमारा है जब प्रेशर क्या है, लो है, प्रेशर को ले लिया बेटा लो, और टेम्परेचर को हमने अभी भी क्या रखा है, मॉडरेट रखा है। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, मीडियम, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकते ना हम। ठीक है, ये तो बात हम तब कर रहे हैं जब टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, टेम्परेचर को क्या रखा है हमने, मॉडरेट रखा है, प्रेशर को लो रखा है। अब क्या होगा, देखो प्रेशर को लो करोगे, इन दिस कंडीशन क्या होगा अब आपका, ठीक है, कॉपी कर लीजिए फिर मैं आपको बता देता हूँ इसको। ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप पहले, कर लिया। देखो अब लो प्रेशर होगा, आप बताओ मुझे एक बात बताओ, जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो जब प्रेशर बहुत लो हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत हाई, और जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो जो स्मॉल b है ना, जिसको आप माइनस करते थे, है ना, अब सोचो हमारे गैस का वॉल्यूम खूब ज़्यादा है, ठीक है, अब उसमें जो गैस है यानी कि B, उसका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे कंटेनर का वॉल्यूम मान लीजिए 500 लीटर, ठीक है, उसमें पड़ा हुआ जो गैस है वो लेट सपोज 2.5 ml है, तो 500 लीटर कहाँ और कहाँ पर 2.5 ml, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो कुछ केस ऐसा ही है, तो स्मॉल b क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट। तो ध्यान रखना जब भी प्रेशर लो होता है उसमें जो स्मॉल b है यानी कि वंडरवॉल कांस्टेंट है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो हट जाता है। ठीक है, तो देखो इन दिस कंडीशन, इन कंडीशन ऑफ, ऐसा लिखिए, इन कंडीशन ऑफ लो प्रेशर
वॉल्यूम ऑफ gas is too high, volume of gas is too high, then we can neglect, ये ध्यान रखना है कि B को नेग्लेक्ट कब करते हैं और A को नेग्लेक्ट कब करते हैं। तो B को नेग्लेक्ट कब करते हैं, जब प्रेशर लो रहता है, ठीक है। B विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल v, है ना, b को नेग्लेक्ट करेंगे v के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देयरफॉर क्या बन जाएगा बेटा, v माइनस b इज इक्वल टू v। बात समझ में आ रही है। तो जिसको आपने माइनस किया था वो लगभग इसके बराबर हो गया, ध्यान रखना। तो b क्या हो चुका है, नेग्लेक्ट हो चुका है। तो अब बताओ क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो आपने b को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बताओ क्या बनेगा, p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर। ये तो वैसा ही रहेगा क्योंकि a तो है ही अभी, लेकिन हाँ b नेग्लेक्ट हो चुका है, इक्वल टू क्या, RT। बस इधर उधर करिए जल्दी से। तो ये क्या बन जाएगा, PV प्लस a बाई वी इक्वल टू क्या, RT। सही है, यहाँ तक सही है, ठीक है। इस a बाई वी को उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा, PV इक्वल टू RT अपॉन RT माइनस a बाई वी होएगा। अब RT से दोनों तरफ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये PV अपॉन RT इक्वल टू 1 माइनस AVRT। बताओ ये PV अपॉन RT क्या है, यस ये Z है। याद करो Z इक्वल टू क्या होता था, PV अपॉन RT होता था, याद करो यही होता था। तो ये तो पूरी वैल्यू Z हो गई। तो Z इक्वल टू हुआ क्या, 1 माइनस A अपॉन VRT, यानी कि 1 में से कुछ कम हो रहा है, यानी कि जो Z की वैल्यू है वो क्या शो कर रही है, 1 में से कुछ वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, Z की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, नेगेटिव। कुछ भी 1 से कम होगा बेटा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि A भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है इसमें। R भी पॉजिटिव है, T भी पॉजिटिव है ना। तो अब किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से माइनस करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है। तो अब Z की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसको कॉपी करें। ठीक है, हटाओ। चलिए इसको अपन हटा देते हैं ऊपर की, क्योंकि मुझे ज़रूरत है ऊपर। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से। तो अब इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो PV अपॉन RT इक्वल टू क्या था, 1 माइनस A अपॉन VRT, यही था। अब क्योंकि मुझे पता है PV अपॉन RT की वैल्यू क्या है, Z के बराबर है, तो Z इक्वल टू कितना, 1 माइनस A अपॉन VRT। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि जब भी प्रेशर लो रहेगा उस समय Z की वैल्यू क्या आएगी, तो याद मत करो, जल्दी से निकाल लेना, एग्जाम आएगा। कितना याद करोगे, रटोगे आप, 1 माइनस, ठीक है। इससे क्या शो हो रहा है बेटा, Z की वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी, 1 से कम रहेगी। इस बात से यही बात अपने को समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि A का वैल्यू भी पॉजिटिव है, V भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, तो T भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो A अपॉन VRT है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको अगर हम 1 से माइनस करेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, Z की वैल्यू 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। अच्छा बताओ, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है तो बताओ क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है, यस, अट्रैक्टिव फोर्स। तो मॉलिक्यूल्स में क्या चीज़ डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ नेग्लेक्ट हो गया है, यस, बी क्या हो चुका है, नेग्लेक्ट। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर वी नेग्लेक्ट हो गया है, क्या चीज़ जिंदा है अभी भी, ए तो नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी भी ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ए नेग्लेक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी हमारे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में मौजूद है, ठीक है। क्योंकि अगर ए नेग्लेक्ट हो गया होता,
ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो चुका होता है, नेग्लेक्ट, क्योंकि ए का जो सिग्निफिकेंस है वो किससे है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। बी का सिग्निफिकेंस किससे है, मॉलिक्यूलर साइज से है। बात समझ में आ रही है। तो ए अभी भी मौजूद है हमारे फॉर्मूले में, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी मौजूद है हमारे गैस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, बोलो, इतनी चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रेशर कम होता है, ठीक है, जब भी प्रेशर कम होता है और जब टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक सेंस है, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा ना तो ये जो नेगेटिव डेविएशन है ना बेटा, ये भी आइडियल गैस बन जाएगा, समझ रहे हो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दूँ मैं, ठीक है। तो टेम्परेचर तो एक एसेंशियल पैरामीटर है, चाहे हमारा नेगेटिव डेविएशन हो चाहे हमारा पॉजिटिव डेविएशन हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर को बस बढ़ा दो। टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो गैस अगर रियल है, अगर आपने उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो आइडियल की तरफ टेंड करेगा ही करेगा, चाहे वो रियल, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा हो, चाहे वो नेगेटिवली डेविएट कर रहा हो, वो आइडियल की तरफ मुड़ जाएगा। क्लियर ना। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जो है अगर आपने बढ़ाना शुरू कर दिया तो चाहे आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे वो नेगेटिव डेविएशन हो, वो आइडियल गैस की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। मतलब अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो भी z की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगा, अगर z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो भी z की वैल्यू 1 की तरफ क्या करेगा, वो टेंड करेगा। कब, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तब, ठीक है, क्लियर ना। ये लो प्रेशर की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर में बी को नेग्लेक्ट किए हो, हाई प्रेशर में किसको नेग्लेक्ट करोगे, ए को नेग्लेक्ट करोगे। क्यों, क्योंकि जब भी प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो बी उस समय रहेगा, ए को नेग्लेक्ट करेंगे हम, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो देखो आज आपने जाना हमारे वंडरवॉल गैस इक्वेशन में, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने यहाँ जाना कि लो प्रेशर पर जब टेम्परेचर होता है उसका क्या इफेक्टिव जेड है हमारा, और साथ में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे बात करेंगे केस नंबर 2 की, जहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और साथ में बात करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम तो किस तरह से, है ना। ये चीज़ हमने याद तो कर लिया है, बट ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं जिसके वजह से हमारा एक नॉन आइडियल गैस बिहेवियर शो करने लगता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।